हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में 1 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी हमारे स्टूडेंट पेपर देने वाले उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक वायरल पेपर है नागरिक शास्त्र के एग्जाम के लिए, और इस पेपर में बताए गए सभी क्वेश्चन 100% पूरा आपका 1 मार्च को पेपर में आएगा। आज की इस वीडियो में जो पूरा पेपर है स्टूडेंट, ये पूरा पेपर में आपको सोल्यूशन के साथ यानी हल करके बताऊंगा, इसके एक एक प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, पेपर आप लोगों का जो 1 मार्च को आने वाला है वो कैसे आएगा, और उसके क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे दोगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, 2025 का ये पेपर है, पेपर कोड आप देख सकते हैं 860 वाईसी पेपर कोड है। ये आपका यहाँ पर अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा। आप लोग प्रवेश पत्र लेकर जाइएगा, इसको लिख लीजिएगा। समय आपको दिया जाएगा पेपर में 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए, और ये पेपर 15 मिनट अच्छे से पढ़ने के लिए। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होता है नागरिक शास्त्र का। निर्देश जो होता है स्टूडेंट, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखिए निर्देश में सबसे पहला पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जो भी इस पेपर में प्रश्न दिया हुआ है वो सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है स्टूडेंट कि 1 से जो 10 तक यानी टोटल आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तीसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 10 शब्दों में यानी एक वाक्य में देना है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। 6 नंबर पॉइंट है प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर यानी आपका 6 नंबर पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 250 शब्दों में देना है। और आपका 7वां पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। तो ये निर्देश होता है स्टूडेंट जो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखना रहेगा। उसके बाद में देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आपके पूरे बुक से ही लिए जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, कोई अन्य जगह से नहीं लिया जाता। आपका जो बुक है, आपका जो क्वेश्चन बैंक है, उसी से सारे प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया होगा नागरिक शास्त्र की, तो आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर आता है। तो आप लोग ये जो पेपर है स्टूडेंट, आप लोग हमारे साथ में हल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे बताए गए प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग जानते होंगे, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुविकल्पीय का, आसियान क्या है। जो आसियान है ये क्या आपको बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या आतंकवादी संगठन है, इस्लामी संगठन है, इनमें से कोई नहीं, या दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है। तो ये स्टूडेंट आपका जो आसियान है या दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है, और इसकी जो स्थापना हुई थी आसियान की 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कहाँ पर? बैंकॉक, यानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसमें कुल 5 सदस्य हैं, एक प्रकार से थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और आपका एक और हो जाएगा स्टूडेंट सिंगापुर। ये 5 इसमें एक प्रकार से सदस्य देश है, तो इसकी स्थापना आप जान सकते हैं। और ये आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है। 1 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। यानी स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पेपर में बताया था और शुरुआत में ही बता दिया था कि पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। दूसरा प्रश्न है बहुविकल्पीय का, नेपाल किस वर्ष में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नेपाल वर्ष में यानी किस वर्ष में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट बी वाला, 2008 में बना था। कब बना? 2008 में। पहले क्या था? राजाओं का एक प्रकार से शासन था नेपाल में 2008 से पहले, लेकिन 2008 में लोकतांत्रिक यानी यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र से पूरे लोगों की न्याय होगी जो वहाँ के लोग हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। आपको पता होगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर, तो कमेंट में बताइएगा। नहीं पता है तो मैं पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। और ये याद रखिए स्टूडेंट 100% जैसा कि मैंने बताया था पूरा पेपर ऐसे ही आएगा, यानी सेम टू सेम ऐसे ही आपके पूछे जाएंगे, बस क्वेश्चन एग्जामिनर की तरफ से दिए होंगे।
तो तीसरा जो क्वेश्चन है कि कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो इनमें से जो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा ये नहीं है, इसको हम WHO के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल, ठीक है, क्वेश्चन आता है याद रखिए 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौथा नंबर क्वेश्चन है विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई? तो विश्व बैंक की जो औपचारिक स्थापना हुई थी ये आपका 1944 में हुई थी। 4 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा अपने आप में किस प्रकार की धारणा है? तो जो सुरक्षा है स्टूडेंट ये अपने आप में भूल भुलैयादार अवधारणा है, यानी 5 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था स्टूडेंट ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, जेनेरियो में ये हुआ था। इसके बाद में मैं बात करूँ स्टूडेंट तो 3 से लेकर 14 जून, ठीक है, 1992 में, यानी 3 से लेकर 14 जून तक ये चला था। किसके ऊपर बेस्ड था? तो ये भैया पर्यावरण और विकास से रिलेटेड बेस्ड था। इसमें काफ़ी सारे देशों ने और एक प्रकार से हजारों स्वयंसेवी ने भाग लिया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यूरोपीय फर्मों द्वारा किस औषधियों, यहाँ पे देखिए औषधीय वनस्पति को पेटेंट करवाने यानी पेटेंट करवाने का प्रयास किया? तो इनमें से क्या नीम हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा? 7 नंबर का डी हो जाएगा आपका, नीम हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर स्टूडेंट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन ये 22 दिसंबर, याद रखिए 22 दिसंबर 1953 को हुआ। तो इनमें से 8 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टूडेंट आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता था, पहले पता था मुझसे बताने से पहले? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं और भी क्वेश्चन है इसमें, यानी 2 क्वेश्चन तो आपका और बचता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय जनसंघ का जो संस्थापक अध्यक्ष था ये आपका था एक प्रकार से कौन था? ये आपके थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 2 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में योजना अवकाश का समय है? तो पंचवर्षीय योजनाओं में ये जो योजना का समय है 1966 से 1969 तक। 1 नंबर का क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय स्टूडेंट 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, ठीक है। दूसरी चली थी 1956 से लेकर, ठीक है, 1961 तक। और तीसरी जो चली थी यहाँ पर देखिए 1961 से लेकर 1966 तक। तो ये आप लोग याद रखिए पेपर में आपका आता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट नागरिक शास्त्र के टोटल जो 10 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को स्टूडेंट मैंने निर्देश दिखा दिया था और जो स्टूडेंट इसको स्किप कर दिए होंगे उनको सारी चीज़ें नहीं पता होगी। यही होता है पॉइंट जिसमें आपको पूरा पेपर का पैटर्न समझ में आ जाता है, ठीक है। तो जब आप लोगों ने निर्देश को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो टोटल आपके ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 पूछे जाते हैं। हर एक यानी इसका आंसर 2 नंबर दिया जाएगा आपको। एक वाक्य में इसका आंसर बताया गया है आपके निर्देश में, ठीक है। तो चलिए इसका भी मैं क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ। और इस पेपर में बताए गए क्वेश्चन से स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आपसे लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है तैयार कर लीजिए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था इसका उत्तर देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1951 में जारी किया गया और इसी वर्ष नवंबर माह में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इस योजना की समयावधि 1951 से 1956 रही। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था जैसा कि मैंने बताया 1951 से लेकर 1956 तक इसका कार्यकाल था। तो पहला जो क्वेश्चन था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके ऊपर था, ये भी इसमें बताया गया है। तो आप लोग स्टूडेंट वीडियो को रोककर भी सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन भारत चीन के संबंधों में खटास आने के 2 मुख्य कारण बताइए। क्या बात हो रही है कि भारत चीन के जो संबंध है इनमें खटास आने के 2 मुख्य कारण बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए भारत चीन के संबंधों में खटास आने के 2 मुख्य कारण निम्नवत है। सबसे पहला है स्टूडेंट चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा करना, यानी जो
चीन है, ये चीन ने भैया 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तब इसमें संबंधों में खटास आया। दूसरा जो इसमें कारण है, भारत द्वारा 1959 में तिब्बत धार्मिक नेता, यहाँ पे देखिए धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना, ये भारत चीन के संबंधों में खटास आने के दो मुख्य कारण हैं और 2 नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आया राम गया राम का अर्थ क्या है, बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर है आया राम गया राम का अर्थ है पार्टी की अदला बदली, यानी दल बदल करना। ये हरियाणा के एक विधायक गया लाल से संबंधित है, जिन्होंने 1967 के चुनाव में, यहाँ पे देखिए के चुनाव के 1967 के चुनाव के बाद राजनीतिक निष्ठा बदलने का एक कीर्तिमान स्थापित किया था। गयालाल ने एक पखवाड़े के अंदर 3 बार अपनी पार्टियां बदली, यानी एक पखवाड़े के अंदर क्या है 3 बार अपनी ये पार्टियां बदली, इसी को कहा जाता है आया राम गया राम। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं क्या स्टूडेंट में आप लोगों को मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, और आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, इतना स्किप कर देते हो, तो समझाने का फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए मैं कुछ समझाने का प्रयास कर देता हूँ, तो आप लोग समझ लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 1977 के चुनावों में विपक्ष का क्या नारा था। जो 1977 का चुनाव है, इसमें विपक्ष का नारा क्या था ये बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। 1977 के चुनाव में विपक्ष का नारा लोकतंत्र बचाओ था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तथा देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो 1977 में चुनाव में विपक्ष का नारा क्या था भैया, लोकतंत्र बचाओ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, यानी उनको विजय नहीं हुई। उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, इसके हर मामले में किसका प्रभुत्व था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। इसका उत्तर देखिए, सोवियत संघ 15 यहाँ पर देखिए गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, इसके हर मामले में रूस का दबदबा था। ठीक है, अब 15 गणराज्य कौन थे, यानी जो टूट कर बिखर गए थे भैया, कब बिखर गए थे, 25 दिसंबर 1991 को। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और 15 जो गणराज्य का नाम है स्टूडेंट, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एंटोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिया, लाताविया, लुथानिया, मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और क्या है आपका उज्बेकिस्तान। ये टोटल 15 गणराज्य है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप लोगों ने हमारी बातों को सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्य सुरक्षा के साथ, यहाँ पे देखिए सुरक्षा के साथ साथ विदेश नीति, गृह मामले, न्याय पर सहयोग और एकल, यहाँ पे देखिए और एकल मुद्रा का गठन आदि थे। और एकल मुद्रा का गठन क्या था, आदि ये थे। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय का, एलटीटीई का पूर्ण विस्तार बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे देखिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे, जिसको क्या कहता है LTT लिट। ठीक है, लिट इसको कहा जाता है। LTTE का पूर्ण विस्तार एक उग्र तमिल संगठन, एक क्या है, उग्र तमिल संगठन है जो श्रीलंका में 1983 के बाद सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाली 2 देशों के नाम बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन क्या है, इसमें देखिए 2 योगदान, यानी जो सर्वाधिक योगदान करने वाले 2 देशों का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं, इसके बताना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष, सबसे पहला है मानवता की सुरक्षा और दूसरा है विश्व सुरक्षा। ये दोनों पक्ष सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। खतरों की बदलती प्रकृति पर क्या देते हैं स्टूडेंट, जोर देते हैं। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन था। इसमें एक और क्वेश्चन आपका आता है 20 नंबर। देखिए, साक्षी संपदा का क्या
आप क्या समझते हैं, इससे आपका आशय क्या है, इसका अर्थ बताइए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन एक ही होता है, बेसिकली इसमें परिभाषा ही पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका उत्तर देखिए, साक्षी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिन, यहाँ पे देखिए, जिन पर एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी आदि साक्षी संपदा के उदाहरण है। कुआं और नदी क्या है भैया, ये आदि जो है साक्षी संपदा के उदाहरण है। तो ये आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो टोटल हमारा जो 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था वो मैंने आपको आंसर दे दिया है। अब हमारा आ चुका है स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न 1। मैं बात करूं लघु उत्तरीय प्रश्न 1, टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, जब आप इसके एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको एक क्वेश्चन पर 5 नंबर दिया जाएगा और आपको 30 नंबर इसमें देखने को मिल जाएगा। 6×5 30 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो मैं पूरा आपको पेपर सॉल्व करके बताने वाला था स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मेहनत बहुत लगता है आप लोगों के लिए, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर भी नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो में आप लोगों के लेकर आऊँगा और आपकी बेहतरीन तैयारी कराऊंगा स्टूडेंट। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े जो प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है, सोवियत संघ के विघटन से, ये देखिए, विघटन से विश्व राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन में परिणाम निम्नवत है। परिणाम जो क्या है स्टूडेंट, वो निम्नवत है, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट है, द्विध्रुवीय व्यवस्था अब एक ध्रुवीय व्यवस्था में रूपांतरित हो गई है। अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में रह गया। पहले क्या होता था स्टूडेंट, सोवियत संघ जो है ये सबसे बड़ा महाशक्ति था और आपका जो है अमेरिका महाशक्ति था, लेकिन अब केवल एक ही बचा है, जो कि कौन है भैया, वो है अमेरिका, महाशक्ति के रूप में रह गया। दूसरा है, देखिए, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका के ऊपर आर्थिक रूप से विकासशील देशों की निर्भरता बढ़ रही है। यानी जो विकासशील देश है वो अमेरिका के ऊपर काफ़ी निर्भरता बढ़ा रहे हैं और काफ़ी दोस्ती यारी भैया चल रही है, क्योंकि एक अमेरिका जो है शक्तिशाली कंट्री बन चुका है। तीसरा पॉइंट है इसमें, अमेरिका ने विकासशील देशों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाए रखने पर बल दिया है। और चौथा पॉइंट है इसमें, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, इराक, यहाँ पे देखिए ईरान, इराक आदि में अमेरिका का अनावश्यक हस्तक्षेप क्या है, बढ़ गया है। तो जो क्वेश्चन था हमारा 21 नंबर कि सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे प्रभाव क्या पड़ा है, इसका पॉइंट देख सकते हैं। 4 पॉइंट मैंने बेसिकली बताया है, आप इतना ही पॉइंट को तैयार कर लेंगे 4 पॉइंट को, तो आपका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्शल, देखिए मार्शल योजना क्या थी समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी झेलने के साथ साथ उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देखा जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलापों को, यहाँ पे देखिए, जो मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत अधिक, यहाँ पे देखिए, बहुत अधिक मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत, इसमें और स्टूडेंट थोड़ा मैं दिखा दूँ, ये देखिए स्टूडेंट, अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया जिसको मार्शल योजना, यहाँ पे देखिए, मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था इसको समझाइए, थोड़ा डिटेल में समझाना था, 50 शब्दों में बेसिकली इसका हमें उत्तर देना होता है। ठीक है, तो 5 नंबर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इस पेपर का 23 नंबर कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए। तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हाल ही में समझौते होते हैं वो क्या हुए थे ये बता रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच समय समय पर संबंधों को सुधारने के लिए किए गए प्रयास हैं वो किए गए हैं, वो क्या है, निम्नवत है, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया भैया। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू की गई। इसके साथ ही व्यापार को बढ़ाने के लिए ट्रकों के आने जाने पर सहमति जताई।
को यहाँ पे देखिए खोखरा पार मुनाबाओ रेल सेवा सिंध और राजस्थान के मध्य शुरू की गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें 20 जनवरी 2006 को तीसरा सड़क मार्ग अमृतसर व लाहौर, यहाँ पे देखिए लोहार यहाँ पे लिखा है लाहौर हो जाएगा, लाहौर के मध्य बस सेवा शुरू की गई। ठीक है, लाहौर के मध्य बस सेवा शुरू की गई। तीसरा पॉइंट इसमें ननकाना और अमृतसर के बीच बस सेवा 24 मार्च 2006 को प्रारंभ हुई। चौथा पॉइंट है दिल्ली लाहौर के मध्य सदा ए सरहद, देखिए सदा ए सरहद तथा श्रीनगर मुजफ्फराबाद के मध्य कारवां ए अमन की बस प्रचलित हुई। पांचवा पॉइंट यहाँ पर देखिए लाहौर अटारी के मध्य, देखिए लाहौर मटार जो है अटारी के, यहाँ पे देखिए अटारी के मध्य समझौता एक्सप्रेस का परिचालन हुआ। तो ये एक प्रकार से 5 पॉइंट है स्टूडेंट, जो बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में जो समझौते हुए वो किस तरह से है। ठीक है, तो आपको 23 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, 23 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1997 के बाद सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाव, यहाँ पे देखिए सुझाव जो किए गए मानदंडों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, 1997 के बाद सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाव गए। इसमें से कुछ निम्न प्रकार है। सुझाव आए कि एक नए सदस्य को, देखिए इसमें एक नए सदस्य को एक प्रकार से पॉइंट के थ्रू बताया गया। सबसे पहला है बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, दूसरा है बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश को योगदान ज़्यादा हो, और चौथा पॉइंट है आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, और पांचवा पॉइंट है ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों को, यहाँ पे देखिए अधिकारों का सम्मान करता हो, और 6 नंबर पॉइंट है ये देश ऐसा हो कि अपनी भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की, यहाँ पे देखिए नुमाइंदगी करता हो। तो एक प्रकार से 6 पॉइंट है जो कि इसमें बताया गया था क्वेश्चन से स्टूडेंट। ठीक है, जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं और सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, साक्षी संपदा संसाधनों का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जो क्वेश्चन है कि साक्षी संपदा का अर्थ क्या है, उदाहरण देकर हमें स्पष्ट करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए, विश्व की साक्षी विरासत उस साक्षी संपदा या संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं अपितु पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, कुआं या नदी, चारागाह, मैदान आदि साक्षी संपदा के उदाहरण है। इसी तरह संसार के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साक्ष्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साक्षी विरासत कहा जाता है। ठीक है, इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष क्या है शामिल है। तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए इसमें और क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसकी प्रमुख सिफारिशों क्या थी, यानी इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी वो क्या थी ये बताना है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में शायद हुआ था। ठीक है, यानी 22 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना, शायद इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इसके प्रमुख जो सिफारिशें हुई थी वो क्या हुई थी बताना है। 5 नंबर देखिए, पारा आसान बात नहीं है, और आप लोगों ने स्टूडेंट अभी तक कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है कि नागरिक शास्त्र की 1 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, और उसमें ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ, कॉपी में कैसे लिखोगे। ठीक है, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कॉपी को लिखने का सही तरीका क्या है। देखिए स्टूडेंट, देखिए मैं बात करूँ तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग तरीका होता है कॉपी लिखने का, वैसे ही तरीका मैंने बताया आप लोगों को नागरिक शास्त्र का कैसे लिखना है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं
प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से तय की गई थी। ये ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया है उतना क्षेत्र एक अलग अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। भारत की राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। यहाँ पे देखिए बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने यहाँ पे देखिए उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। इसमें देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थी क्या थी। सबसे पहला था भाषाई विभिन्नता के आधार पर राज्यों का सीमांकन किया जाए, और दूसरा है देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय भाषाई राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, मैंने बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में तो आप लोगों ने देख लिया। तो जो टोटल हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का 6 क्वेश्चन था, मैंने बता दिया है। अब हमारा यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आ जाएगा। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आ चुका है। ये टोटल 4 क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, और हर एक क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का होता है लघु उत्तरीय में। इसका आंसर आप लोगों को 100 से लेकर 125 शब्दों में देना होगा। ठीक है, कॉपी में लिखना होगा। तो मैंने जो कॉपी वाला वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उसमें बताया कि कैसे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का जो आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास, देखिए लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, समझाइए। मील का पत्थर साबित हुआ समझाना है आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए पहले आम चुनावों को 2 बार स्थगित क्या करना पड़ा, और अंत में अक्टूबर 1951 में फरवरी 1952 तक चुनाव हुए। बहरहाल अब देखिए बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतदाता गण में कुल 6 महीने लगे। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के लिए अपना वोट डाला। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवार ने भी इस परिणामों को निष्पक्ष बताया। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों मुंह बंद कर दिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों में उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक मताधिकार को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। तो जो क्वेश्चन था स्टूडेंट 1952 का आम चुनाव, इसका आप आंसर देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुख्य कारण क्या थे। देखिए हमने आप लोगों को बता दिया और भारत और बीच में हाल ही में समझौते क्या हुए, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य कारण है इसके बारे में बताना है। ठीक है स्टूडेंट, उत्तर देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख जो कारण है, मुद्दे हैं, वो निम्नलिखित है, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, कश्मीर मुद्दा। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो कश्मीर मुद्दा ही है। भारत के विभाजन के बाद कश्मीर देशी रियासत का भारत में विलय हो गया, परंतु पाकिस्तान के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया तथा सामरिक और सैन्य दृष्टिकोण से कश्मीर के महत्व को देखते हुए पाकिस्तान इसे अपना भाग्य मानने या बनाने का प्रयास करता रहा। यानी कश्मीर को जो पाकिस्तान है भैया वो अपना बनाने का प्रयास जो है करता रहा। दूसरा जो क्वेश्चन है, सिंध नदी जल विवाद मुद्दा। ठीक है, सिंध नदी जल विवाद मुद्दा क्या है। 1960 में सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में, जबकि सतलज, रावी और ब्यास भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया। इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग का अधिकार दिया गया। इसमें और है पॉइंट, अधिकार क्या है दिया गया। तीसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, सियाचिन विवाद। देखिए सियाचिन पाकिस्तान नियंत्रित गिलगित और बालिस्तान के समान अत्यधिक ऊंचाई पर होने के साथ ही
करो, यहाँ पे देखिए कराक रोब दर्रे के निकट है, जो भारत के जम्मू व कश्मीर को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। इसीलिए ये भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए सामरिक महत्व रखता है। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट, आतंकवाद मुद्दा पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववादी व उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत के विरुद्ध यहाँ पर देखिए छद्म युद्ध भी चलाया जा रहा है, जिसके निकट कराची पतन स्थित है। जिसके निकट क्या है? कराची पतन स्थित है। अब आप लोग कॉमेंट में बताइए स्टूडेंट, कराची पतन कहाँ पर है? इस्लामाबाद जो वहाँ पर राज्य है स्टूडेंट, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया है। इसमें और भी है स्टूडेंट, देखिए टोटल 4 क्वेश्चन है ना लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, क्या ये संभव है? ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका बताना है उत्तर। तो इसका उत्तर देखिए, जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनका मत है कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, क्योंकि विचारधाराओं का अंत किसी एक घटना से नहीं होता। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, उसका विरोध पूंजीवादी विचारक ही करते हैं। समाजवाद का मूल आधार या आत्मा समाज या सर्व यहाँ पे देखिए धारणा का कल्याण है। दूसरी ओर पूंजीवाद का आधार व्यक्तिगत स्वार्थ तथा निर्बल असहाय का शोषण करना है। समाजवाद अवश्य यहाँ पे देखिए अवश्य भावी है, आज नहीं तो कल अवश्य क्या है आएगा, क्योंकि विश्व में निर्धन देश तथा लोगों की संख्या अधिक है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि राजतंत्र तानाशाही का अंत हुआ तो उसके स्थान पर लोकतंत्रात्मक या देखिए लोकतंत्रात्मक शासन आया। पूंजीवाद का अंत होगा तो समाजवाद ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में आए बदलावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए, शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में उल्लेखनीय बदलाव आए। 1991 से आए इन बदलावों में से कुछ निम्नवत है, यानी कुछ पॉइंट जो है निम्नवत बताए जा रहे हैं। सबसे पहला देखिए, सोवियत संघ बिखर गया। दूसरा पॉइंट है, अमेरिका सबसे अधिक शक्तिशाली है। तीसरा है, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कई ज़्यादा सहयोगात्मक है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेज़ी से, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसमें पॉइंट है, हाँ ये देखिए भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। 5वां पॉइंट है, एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। और 6 नंबर पॉइंट है, अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ के आज़ाद हुए देश है अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश है। 7वां पॉइंट है, विश्व के सामने चुनौतियां की एक पूरी नई कड़ी, जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, फिर पारमाणविक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि और महामारी मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, तो शीत युद्ध के बाद राजनीति में आए जो बदलाव है उसके बारे में बता दिया है। तो ये जो टोटल था 4 क्वेश्चन स्टूडेंट वो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। अब हमारा पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, टोटल आपके 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है आपके नागरिक शास्त्र में। 8 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शाक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था। ठीक है, तो शाक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये बेहतर तरीका था, बताना है आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके पूछा गया है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो जो भारत और उसके पड़ोसी देश है उसके बीच में संबंधों का भी प्रकाश डालना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूलवासी से आप क्या समझते हैं, उनके अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके पूछा गया कि भारत में 1967 में हुए चौथे आम चुनाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये भी टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है। मैं बात करूँ स्टूडेंट तो जो आपका अथवा वाला लगाकर किया गया है इनमें से केवल आपको एक ही करना है। मान लीजिए आप शाक थेरेपी का करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए, इसका उत्तर आपको नहीं पता है तो आप ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना। टोटल 4 दिए हुए पेपर में आप लोग कीजिएगा 2 ही प्रश्न, लेकिन फिलहाल आप चारों प्रश्नों का तैयार कर लीजिए। इसका आंसर आप लोगों को स्टूडेंट
क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक तो ही होगा ही, उसमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आई होप कि स्टूडेंट आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। इस पेपर में मैंने पूरा पेपर में आपको सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने 2 दोस्तों के बाद वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। और चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।